अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल बाय उमेरा अहमद। फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओह, ये तो सच में बहुत बुरी बात है, बहुत जुल्म है गरीबों के साथ। लेकिन तुम फिक्र ना करो, इन जैसे इंसानों का फैसला अल्लाह की अदालत में बहुत बेहतर होता है। अब तुम चलो बाहर खाने के लिए, बीजान कब से वेट कर रही हैं। अबीहा से दिल की बात शेयर करके शादिल को भी सुकून मिला। मगर जैसे ही अबीहा इसके हाथ को थाम कर उठाने लगी, वैसे ही शादिल ने नहायत ही मोहब्बत से अबीहा के हाथ को पकड़ लिया और प्यार भरी नज़रों से इसे देखने लगा। रियली अबीहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी होने वाली हमसफ़र तुम हो। थैंक यू सो मच। अब चलो। अबीहा शर्माती हुई उसे आने का बोलकर तेजी से नीचे बीजान के पास चली गई और शादिल भी उसके जाते ही खुद ही खड़ा हो गया। अरे वाह, बेटे की बात तो मानी नहीं और बिहा ने एक दफ़ा कहा तो भागे भागे चले आए। बीजान जताना नहीं भूली थी, मगर उनकी इस बात पर अबीहा जहाँ शर्माई थी, वहीं शादिल बीजान को पीछे से हक कर चुका था। बहुत लगा लिए मस्के, अब बैठकर खाना खाओ। बीजान ने एक हाथ से शादिल को कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराते हुए इनसे अलग होकर कुर्सी पर बैठ गया। क्या नाम है उसका? फरमान ने तल्ख लहजे में अमजद से सवाल किया, जबकि उसका गुस्सा देखकर अमजद काफ़ी हद तक खौफजदा हो गया था। जी जी, माफ़ कर दीजिए मलिक साहब, वो जी उस लड़की की सारी मालूमात हासिल करने में थोड़ी देर हो गई असल में। इससे पहले अमजद वजाहत पेश करता, फरमान ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया और अबीहा के बारे में बोलने को कहा। जी मलिक साहब, उसका नाम अबीहा जमाल है, उम्र 19 साल, ख़वातीन यूनिवर्सिटी में 13वीं जमात में पढ़ती है। माँ बाप बचपन में ही फोत हो गए थे, तब से अपनी खाला के घर रहती है। और मलिक साहब, उसकी खाला के बेटे से बचपन से मंगनी तय है और अब जल्द ही दोनों की शादी। अबीहा का नाम किसी और के साथ सुनते ही फरमान ने शदीद तपश में हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से दीवार पर पटका, जिससे अमजद फौरन चुप कर गया, यानी बात मुकम्मल करने की भी हिम्मत ना हुई। जिस चीज़ पर मलिक फरमान का दिल आ जाए तो उस पर हमेशा के लिए मेरे नाम का टैग लग जाता है, और अगर मेरी मलकियत पर किसी की भी नज़र रखी तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। फरमान का चेहरा गुस्से की ज्यादती से वहशत छलका रहा था, जबकि अमजद ने वहां से जाने में ही अपनी बेहतरी समझी, क्योंकि इस वक्त फरमान के साथ रहना उसे मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। वो तो बहुत कम गुस्सा किया करता था, मगर जब करता था तो उसे संभालना और समझाना बिल्कुल नामुमकिन होता। ये आखिर क्या तरीका है शादिल? इसी वजह से मैं तुम्हारे पुलिस की नौकरी के खिलाफ हूँ। जब चाहते हैं कहीं भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। बीजान का गुस्सा देखने से ताल्लुक़ रखता था। इस वक्त तभी शादिल इनके गिर्द बाजुओं का घेरा बनाते हुए इन्हें रिलैक्स करने लगा। अचानक अपने ट्रांसफ़र होने पर हैरान तो वो भी था, मगर जाना तो था, मजबूरी थी। तभी अपना बैग उठाए वो लाउंज में आया और फिर जाने से पहले इन्हें और अबिया को इत्तला दी, क्योंकि वो आज कल रात को ये बता देता तो यकीनन बहुत गुस्सा करना था। बीजान ने और वो अभी ऐसा होने नहीं दे सकता था, क्योंकि गुस्से में हमेशा बीजान की तबीयत ख़राब हो जाती थी। मेरी प्यारी बीजान, बस कुछ दिन की ही तो बात है, फिर मेरा ट्रांसफ़र दोबारा यहीं पर हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मेरी रिहाइश के लिए वहाँ पर इतना बड़ा घर दे तो रहे हैं, नौकर चाकर सब कुछ होगा वहाँ पर। बस ये समझे कि मैं तो मज़े करूँगा, मज़े। और सबसे बड़ी खुशी की बात है बीजान कि आपकी लाडली की चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। मुझे मतलब सुकून ही सुकून है। शादिल बीजान से अलग होकर शरारती नज़रों से अबिया को देखते हुए बोला, जबकि इस बात पर अबिया का मूड सैकड़ों में चंबक हो गया था। वो जो शादिल के जाने पर उदास बैठी थी, अब कमर पर हाथ बांधे एक आईब्रो उठाकर उसे घूरने लगी। अच्छा जी, तो मैं हर वक्त चिक चिक करती हूँ? और क्या, हर वक्त तो बोलती रहती हो। अबिहा के सवाल पर शादिल ने मुस्कुराते हुए झट से जवाब दिया, मगर उसकी ये बात अगले ही पल अबिहा को उदास कर चुकी थी। ठीक है शाहू, अगर ऐसी बात है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस जाओ। अबिहा आंखों में नमी लाते हुए बोलते साथ ही अपनी नज़रें चुरा गई, जब शादिल ने फौरन तड़पकर अबिहा की तरफ बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या पगली, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ख्वामख्वा सीरियस हो गई। जान हो तुम मेरी, और मैं अपनी जान के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। शादिल के इतना कहने की देर थी जब अबिहा जो अपनी बात कहना चाहती थी जल्दी से बोली, तो क्यों जा रहे हो शाहू, मत जाओ मुझे छोड़कर। अबिहा को अफसुर्दा होते देखकर शादिल ने उसके कांधों पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देनी चाहिए।
मजबूरी है अबिहा, जाना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद तुम्हारा शाहू तुम्हारी आंखों के सामने होगा, फिर जी भर के देख लेना। बस शादिल, अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तुम्हारे वापस आते ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, समझे? बीजान, जो कब से चुप खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी, अचानक शादिल की बात काटते हुए गोया हुई, जिस पर अबिहा और शादिल दोनों शर्मा गए। बीजान, पहले जाने तो दें, फिर ही वापस आऊँगा। आपसे ज़्यादा वेट है मुझे अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने का। अबिहा को नज़रों के हसार में लिए शादिल एक जज्ब के आलम में बोला, तो बीजान ने शफकत से इसकी पेशानी चूमी और दुआएं देती हुई उसे सफ़र के लिए रवाना कर दिया। आमना, तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोपहर का वक्त था जब अबिहा, जो कि आमना की इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी, इसके साथ यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठी बर्गर खा रही थी, अचानक बर्गर वापस प्लेट में रखती हुई कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? अभिया के इस सवाल पर आमना ने बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते हुए लापरवाही से कहा, जबकि अभिया इसके सवाल पर जोर जोर से सर को हाँ में चंबिश करते हुए बोली, आमना, आमना, तुम्हें कैसे पता चला? इस वक्त अभिया की एक्साइटमेंट देखने से ताल्लुक़ रखती थी। तुम्हें ये प्यारी नहीं बल्कि बहुत प्यारी सहेली एक हफ्ते के बाद दुल्हन बनने वाली है। बोलने के साथ अभिया ने हंसते हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। दूसरी तरफ आमना आंखें फाड़े हैरानगी से उसे देख रही थी। यार, क्या सच में? कसम खा अपनी। तुम्हारी कसम, बिल्कुल सच है ये। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अब लगता है इसका कोई और इससे बड़ा कोई और सच नहीं हो सकता। आमना की कसम खाकर अबीगा एक जज्ब के इलम में बोलती गई। वहीं आमना के खाने की स्पीड और बढ़ गई। अच्छा, वैसे ये बताओ, दूल्हे मियाँ हैं कौन? मुसलसल चबाते हुए आमना ने दूल्हे का पूछा तो अबिहा तिरछी नजरों से उसे घूरने लगी। मोटी, फिर से भूल गई ना भुलक्कड़, तुम सिर्फ सारा दिन खाने का काम ही करती रहा करो। अरे पगली, मेरी जान, मेरी बचपन का शाहू और कौन? यार, मेरी मोहब्बत एक हफ्ते बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। शाहू हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। वो सभी ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाएंगे जो मैं कब से देख रही हूँ। बात करते करते अबिहा शादिल के ख्यालों में खो गई, जब आमना चुटकी बजाकर उसके ख्यालों की दुनिया से उसे वापस लाई। अच्छा, तो मिसेस शादिल, इतनी बड़ी खुशी की बात, ट्रीट तो बनती है। आमना ने फौरन अपने मतलब की बात की। वो तुम्हें सब मिलेगा। हाँ हाँ मेरी मोटो, आज तो तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो। अबिहा बड़ा सा मुंह करके खुशी से बोली। तो ठीक है, समोसे समोसे चाहिए मुझे अभी के अभी। फ्री के खाने की बात पर आमना हद से ज़्यादा जज्बाती हो गई। वहीं अबिहा को अपनी खुशी से खिलाफ मामूल इसकी यह हरकत भी हंसने पर मजबूर कर गई। ठीक है, फिक्र नहीं करो, आज तो मैं तुम्हें पूरे कैंटीन के समोसे खिला दूंगी। अबिहा का जवाब सुनते ही दोनों जोर से हंसने लग गई, जब अचानक यूनिवर्सिटी के पियून ने आकर इन दोनों की बातों में खलल डाला। वो जी, प्रिंसिपल साहिबा आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। कह रही हैं कि आपसे कोई मिलने आया है। पियून की बात पर अबिहा और आमना दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। ठीक है, मैं आती हूँ। सर हिलाते हुए अबिहा ने पियून को वहाँ से भेजा और फिर आमना को कहा कि मैं अभी आती हूँ कहकर कैंटीन से बाहर निकल गई। वहीं आमना अब अबिहा की प्लेट में पड़ा बर्गर उठाकर खाने लगी। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते अबिहा ने दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने की इजाज़त मांगी, जो कि उसे फ़ौरन मिल गई। आओ आओ अबिहा बेटे, कैसी हो? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? प्रिंसिपल के सवाल पर अबिहा भी मुस्कुरा कर बोली। आज खिलाफ मामूल उनका लहजा शफकत से भरपूर था। मैं अभी बिल्कुल सही हूँ अबिहा बेटे, ये आपसे कोई मिलने आए हैं, बात करो लो आप, इनसे शायद कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। अपनी चेयर से उठकर प्रिंसिपल कमरे से बाहर निकलते हुए गोया हुई। वहीं अबिहा इस बात पर हैरान, थोड़ी परेशान हो गई कि आखिर इससे मिलने कौन आया है यहाँ, वो भी मर्द। आप कौन? अबिहा जुबान अपने खुश्क होंठों पर फेरते हुए उन्हें तर्क करने के बाद सामने बैठे शख्स से मुखातिब हुई, तो वो शख्स जो अबिहा की तरफ कमर किए कुर्सी पर बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और अपना रुख अबिहा की जानिब किया। तुम्हारा आशिक। फरमान अपनी आंखों पर लगे ग्लासेस को हटाकर गौर से सर से पांव तक अबिहा का जायजा लेने लगा। इसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो अबिहा को अजीब लगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप, होश में तो हैं? इस वक्त अबिहा का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, मगर मुकाबिल को परवाह ही कब थी। अच्छा, तो ये अल्फाज बुरे लगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा दीवाना या तुम्हारा होने वाला शौहर, ये ठीक है? फरमान बोलने के साथ ही अबिहा की तरफ कदम बढ़ाने लगा।
جب اس کی خود کو جھلسا رہی نظروں کے علاوہ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے ابیہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی۔ اکیلی اس خوفناک شخص کے ساتھ ایک ہی روم میں موجود رہنا ابیہ کو نہ صرف غیر مناسب لگا بلکہ خوف زدہ بھی کر گیا۔ فرمان کی باتوں کے علاوہ اس کی نظریں بہت کچھ واضح کر رہی تھی۔ تبھی وہ یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی دروازے کے ہینڈل کو چھو پاتی، فرمان جو ابیہ کے پیچھے ہی موجود تھا، اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کھینچتے ہوئے ابیہ کو پیچھے کر دیا، جبکہ اس کے اچانک حملے پر ابیہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، جو اس نے فرمان کی باتیں سن کر ابیہ آنکھوں میں آنسو بھرے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرمان بھی ابیہ کو دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ایک دھکے سے ہی اس سے دور ہو گیا، مگر ابیہ کو یوں بھاگتے دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں گھر جا رہی ہوں میم۔ جیسے ہی ابیہ آفس سے باہر نکلی تو وہاں موجود پرنسپل کو دیکھ کر نم آنکھوں سے ان سے بولی، نہیں، تم ایسے ٹائم سے پہلے گھر نہیں جا سکتی، چپ چاپ اپنی کلاس میں جا کر بیٹھو، گھر جانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے تم جیسوں کو۔ ابیہ کی بات سنتے ہی پرنسپل نے فوراً غصے سے اسے ڈانٹ دیا تو ابیہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آمنہ کے پاس جانے لگی کہ راستے میں اسے حور مل گئی۔ حور ہمیشہ سے ہی ابیہ سے جلتی تھی، وجہ ابیہ کی ذہانت اور خوبصورتی تھی جو حور کو جلن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ابیہ کی کتاب تھامے کھڑی تھی۔ یہ کیا تمہاری ہے؟ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لائی اس نے ابیہ سے سوال کیا۔ دو میری کتاب واپس۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابیہ نے اپنی کتاب مانگی۔ وہیں حور کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نہیں دیتی واپس، جو کرنا ہے کر لو۔ حور کا اندازہ انتہائی حقارت لیے ہوئے تھا۔ نہ جانے وہ اس طرح ابیہ پر کیا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ تم جیسی گھٹیا عورتیں میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں جو میں تمہارا مقابلہ کرتی پھروں۔ میں تو تم جیسوں سے بات کرنا بھی اپنی بے عزتی سمجھتی ہوں۔ حور کی ہٹ درمی اور غرور ابیہ کو شدید غصہ دلا گیا تو وہ جو منہ میں آیا وہی بول گئی، جبکہ اس بات پر حور نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے ابیہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا، اور حور کی یہ جرأت اس کی سمت آ رہے فرمان سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ دوسری سمت ابیہ بیچاری جو پہلے اتنی دکھی اور ٹینشن میں تھی، حور کی اس حرکت پر پھر سے رو کر وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ دوپہر کے وقت دروازے پر گھنٹی کی آواز سن کر جیسے ہی بی جان نے دروازہ کھولا، ویسے ہی ابیہ جو شاید راستے سارے بھی روتی ہوئی آئی تھی، بی جان کو ایک نظر دیکھ کر بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ وہیں بی جان ابیہ کو روتے ہوئے دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی، کیونکہ ایسا زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ابیہ یوں روتے ہوئے گھر واپس آئی ہو۔ یا اللہ خیر، ابیہ بچے کیا ہوا ہے، آخر کیوں رو رہی ہو؟ ابیہ کو پکارتے ہوئے بی جان اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہونے لگیں، مگر ابیہ نے دروازہ لاک کر لیا تھا، جسے بی جان کو مزید پریشانی نے آن گھیرا۔ ابیہ بیٹے دروازہ تو کھولو، بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے؟ پلیز بیٹے، تمہیں یوں دیکھ کر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اسی ٹینشن میں کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے۔ بی جان دل پر ہاتھ رکھے ایک ہاتھ سے ابیہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی، تو ابیہ جو دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اچانک تڑپ کر اٹھی اور دروازہ کھول کر بی جان کے سینے سے جا لگی، اور اس وقت ہچکیوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بی جان نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ تو زور قطار روئے ہی جا رہی تھی۔ خیر، یہ بات تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھی کہ وہ حور کے تھپڑ کی وجہ سے رو رہی ہے یا فرمان کی حرکت پر۔ بچے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ بی جان نے یوں ہی ابیہ کو اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر بٹھایا اور پھر شفقت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے ایک بار پھر سے اس سے پوچھا۔ ابیہ اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ اگر اس نے بی جان کو اس گھٹیا شخص کے بارے میں بتا دیا تو آگے سے کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ بی جان تو پہلے ہی ایسے معاملوں میں بہت محتاط تھیں۔ انہوں نے تو سیدھے سیدھے اس کی پڑھائی ہی چھڑوا دینی تھی۔ اس لیے اس نے نظریں جھکائے صرف حور کے تھپڑ والی بات بی جان کو بتا دی، جس کو سنتے ہی بی جان کا غصہ منٹوں میں حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ تم نے بدلے میں اسے کچھ نہیں کہا ابیہ؟ بی جان کے سوال پر ابیہ نے سر کو نفی میں ہلایا۔ کیا؟ تمہاری اس حرکت کے بعد تم مجھے میری بانجی بالکل نہیں لگ رہی۔ ابھی مجھ سے وعدہ کرو ابیہ کہ تم صبح اس لڑکی کے
इस लड़की का मुंह तोड़ दोगी। इस वक्त बीजान का चेहरा गुस्से की ज्यादती से दक रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो अबिया भी खौफजदा हो गई, और अबिया को डरते देखकर बीजान खुद को नॉर्मल करने लगी। अबिया बच्चे, जब हम लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, बदले में उन्हें जवाब नहीं देते, तो वो सर पर चढ़ जाते हैं, खुद को न जाने कौन सी मखलूक तस्वुर करते हैं। मगर इन जैसों को इनकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे मुकम्मल यकीन है कि मेरी बच्ची अच्छे से मेरी बात समझ चुकी है। बीजान के समझाने पर अबिया भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि उसकी चुप्पी फरमान के हौसलों को बढ़ा देगी, मगर वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। बीजान की हिम्मत देने पर अबिया के अंदर थोड़ी सी जुर्रत और हौसला पैदा हुआ, तो उसने तेजी से अपने आंसू साफ किए और फिर बीजान के दोनों हाथों को थाम कर उन्हें देखने लगी। जी बीजान, आप फिक्र नहीं करें, अब से सबसे आज के बाद सबको उनकी हरकत का जवाब दूंगी। ये चीज़ मेरी बच्ची, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। अबिया का जवाब सुनते ही बीजान अबिया को अपने गले से लगाकर एक बार फिर उसकी पेशानी चूमकर उसे फ्रेश होकर बाहर आने का बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। और दूसरी तरफ इनके वहां से जाते ही अबिया ने एक लंबी सांस हवा के सपोर्ट करके वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। रात की चांदनी अपनी रोशनी हर जगह बिखेरे हुए थी। जब अबिया अपने कमरे की खिड़की में बैठी उस चांद को उदास देख रही थी, इसे इस वक्त शादिल की बहुत याद आ रही थी। अभी वो यूं ही न जाने कितनी देर इसी पोजीशन में बैठी रहती कि अचानक इसके फ़ोन की रिंग बजनी शुरू हो गई। अबिया ने चौंक कर मोबाइल उठाकर देखा तो वो कोई रॉन्ग नंबर था। कुछ देर तो मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए कुछ सोच कर भी आखिर इसने कॉल अटेंड कर ली और फिर मोबाइल अपने कान से लगा लिया। हेलो, कौन? अबिया के सवाल के बदले में आगे से कोई जवाब नहीं मिला। पेशानी पर बल डाले उसने 2-3 दफ़ा मजीद हेलो हेलो कहा, लेकिन आगे से जवाब ना मिलने पर अबिया ने फ़ोन बंद कर दिया। अभी वो अपना गुस्सा कम भी ना कर पाई थी जब 2 मिनट बाद फिर से कॉल आने लगी। अबिया ने सोचा शायद शादिल उससे मजाक कर रहा है, उसे तंग कर रहा है। इसी सोच के ज़ेरे असर उसने दोबारा कॉल अटेंड कर ली, मगर इस दफ़ा भी आगे से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। शदीद गुस्से से तपते हुए वह अबिया बातें ही सुनाने वाली थी कि जल्दी से कॉल काट दी गई। अबिया सुबह से पहले ही बहुत परेशान थी, अब तो गुस्से में पागल ही होने लगी थी कि अचानक फिर से उसके मोबाइल ने बजना शुरू कर दिया। तो अबिया ने बिना नंबर देखे तेज़ी से कॉल उठाया और नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। उसने तो ये भी ना देखा कि फ़ोन पर कौन है। सॉरी यार, नहीं करता दोबारा कॉल, बातें तो ना सुनाओ। अबिया का इरादा अभी और भी न जाने कितनी बातें सुनाने का था जब शादिल मासूमियत से बोलने लगा। शाहू, क्या ये तुम हो? क्यों किसी और की कॉल का इंतज़ार किया जा रहा था? जहां अबिया हैरानगी से खुद को यकीन दिला रही थी, वहां शादिल का जवाब सुनकर फिर से गुस्से में मुब्तला हो गई। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुम हो शाहू, और मरते दम तक तुम ही रहोगे। इतनी गंदी बात तुम कैसे कर सकते हो? बल्कि सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, इस वक्त अबिया का गुस्सा इस कदर था कि शाहू भी हैरान रह गया। क्या हो गया यार? सॉरी, माफ़ कर दो, गलती हो गई। लेकिन तुम हो कि बातें ही सुनाई जा रही हो, सीधे तरीके से कह दो, नहीं करनी बात। ऊपर से तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। शादिल की बात पर अबिया को फौरन शर्मिंदगी हो गई और साथ ही सारा गुस्सा भी उड़न छू हो गया। सॉरी शाहू, मुझे माफ़ कर दो। अपनी गलती का इतराफ़ अबिया ने फौरन कर दिया, जिससे शादिल को शरारत सूझने लगी। शाहू, क्या हुआ? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? अच्छा जी, तो कैसे करेंगे आप मुझे माफ़? शादिल की बात पर अबिया बेजारी जाहिर करने लगी, लेकिन शादिल को भला कहाँ फ़र्क पड़ना था। माफ़ी तो तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी। इतना कहकर शादिल खामोश हो गया, मगर अबिया की बेचैनी बढ़ने लगी। हाँ, मेरी क्या जल्दी, बोलो शाहू। अबिया ने अपनी बेकरारी को इजहार किया तो शादिल के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गहरे होने लगी। सच में बता दूं? हाँ हाँ, बता दो, किस तरह मुझे माफ़ी मिलेगी? तो सुन लो, जैसे ही मैं घर वापस आऊँगा उसी दिन हमारा निकाह होगा और तुम कोई पढ़ाई का बहाना नहीं लगाओगी। नहीं, मैं अपनी पढ़ाई को कुर्बान नहीं कर सकती। शादी तो ज़रूर करूँगी जैसे ही तुम आओगे।
शादिल को उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने फ़ोन बंद कर दिया। अभी शादिल अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि अबिया ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। शादिल मुसलसल बार बार अबिया को सॉरी के मैसेजेस कर रहा था और लगातार कॉल्स किए जा रहा था, लेकिन अबिया ना तो उसकी कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेजेस का जवाब दे रही थी। इस तरह करते हुए न जाने कब वो गहरी नींद सो गई। सुबह जब अबिया की आंख खुली तो अचानक इसने अपना मोबाइल चेक किया, जहां शादिल की तकरीबन 200 सॉरी के मैसेजेस देखकर अबिया को बहुत पछतावा हुआ। इसने शर्मिंदगी से शादिल को कॉल की। जब अभी पहली रिंग ही हुई थी कि शादिल ने फ़ोन उठा लिया। सॉरी यार, माफ़ कर दो। शादिल की सॉरी कहने पर अबिया, जो पहले रोने की तैयारी कर रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। शाहू प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। कल रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था, सॉरी। रिलैक्स अबिया, छोड़ो यार, रात गई बात गई। शादिल को अबिया का यूं रोना तकलीफ़ ही तो दे रहा था। उसे तसल्लियाँ देने लगा, जिसका असर भी हुआ था। तुम क्या सारी रात नहीं सोए? नहीं, क्योंकि मेरी जान मुझसे नाराज़ थी, तो भला मुझे नींद कैसे आ जाती? अबिया के सवाल पर शादिल मुस्कुरा कर बोला। वहीं अबिया को एक सुकून सा अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ कि दुनिया में उससे भी इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स है जो कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। फिर भला कोई उसका कुछ कैसे बिगाड़ सकता है? अच्छा अबिया, मैं कुछ देर सुकून की नींद सो जाऊं, फिर तुमसे बाद में बात करूंगा। एक हाथ से अपनी जमाइयाँ रोकते हुए शादिल ने अबिया से फ़ोन बंद करने को कहा। जबकि कॉल काटने से पहले अबिया ने उसे आई लव यू का आखिरकार अब उसको आई लव यू कह दिया। यार बता कर तो कहती, मैं मरने ही वाला था। शादिल की इस बात पर अबिया ने शर्मा कर कॉल काट दी और फिर मुस्कुराते हुए शादिल के मुतल्लिक सोचने लगी। हूर यार, वैसे आज तो तुमने कमाल कर दिया उस मरगरूर नकचड़ी को मज़ा चखाकर। यार बताती तो थप्पड़ मारना है, मैं वीडियो बना लेती। मरियम ज़ोर ज़ोर से हंसकर हूर से रास्ते में बातें कर रही थी जब अचानक एक काले रंग की गाड़ी जिसमें से एक बहुत लंबा चौड़ा शख्स निकला और देखते ही देखते उसने ज़बरदस्ती हूर को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में बैठते ही क्लोरोफॉर्म से हूर को उन्होंने बेहोश कर दिया और अब वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। हूर को किडनैप करते हुए देखकर मरियम हड़बड़ा कर भागते हुए सीधा हूर के घर गई और रोते हुए उन्हें सारा वाक़या सुनाया। ये खबर सुनने के बाद हूर की माँ तो बेहोश ही हो गई, मगर उस वक्त उन्हें अपनी बेटी की जान और इज्जत की ज़्यादा परवाह थी। तभी वो मुश्किल खुद को संभाल कर वो पुलिस स्टेशन मरियम के साथ चली गई, क्योंकि शोहर तो उनके थे नहीं। अकेली ही नौकरी करके हूर को पढ़ा रही थी, इसलिए अब पुलिस स्टेशन भी वो खुद ही जा रही थी। मगर पुलिस इंस्पेक्टर को सारा वाक़या सुनाने के बाद भी वो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे। ओ बीबी, ज़्यादा तमाशा नहीं करो, इस उम्र की लड़कियां अपने ख़ास फ्रेंड्स के साथ चली जाती हैं इंजॉय करने के लिए। आ जाएगी खुद ही रात तक। अपनी बेटी के मुतल्लिक ऐसी बात सुनकर हूर की माँ तो सदमे से नढाल हो गई। वहीं मरियम ने कार का नंबर नोट कर लिया था, जिसे इसने पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया। मगर नंबर सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर के चेहरे पर खौफ के तासुरात छा गए। साथ ही वो पसीने से शराबूर होने लगा, क्योंकि ये गाड़ी तो मलिक फरमान के ख़ास आदमी की थी। दरअसल पहले भी बहुत केसेस हैं इस गाड़ी का नंबर शो हुआ था। सर प्लीज़ कुछ करें, हूर की जान खतरे में है, वो ऐसी नहीं है। सर मेरे साथ आज शॉपिंग पर जा रही थी जब अचानक कोई उसे ले गया। प्लीज़ सर हमारी मदद करें। मरियम की इल्तिजा पर पुलिस इंस्पेक्टर जो कि रुमाल से अपनी पेशानी साफ कर रहा था, अचानक गुस्से से गोया हुआ। जाओ बेबी यहाँ से, हम हर किसी की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद दर्ज करते हैं, तो तब आना रिपोर्ट लिख दी जाएगी तुम्हारी। पुलिस इंस्पेक्टर के दो टोक अंदाज पर हूर की माँ हाथ जोड़कर इनकी मिन्नतें करने लगी कि 24 घंटों तक तो न जाने हूर के साथ क्या हो जाएगा, इसलिए अभी से कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन उनकी इतनी मिन्नत समाजत पर भी पुलिस इंस्पेक्टर के जूं तक ना रेंगी, बल्कि वो कांस्टेबल से किसी खाने के ऑर्डर का कहने लगा। मतलब साफ था कि हूर की माँ और मरियम चलती बने, तो अब उनका यहाँ रुकना बनता भी नहीं था। मरियम ने सहारा देकर हूर की माँ को उठाया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। कुछ घंटों के बाद हूर को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, तो उसने अपनी दोबारा बंद हो रही आंखों को मुश्किल से खोलते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। तब उसे खबर हुई कि वो एक सुनसान कमरे में मौजूद है। आखिर इसके साथ क्या हुआ था? किसने इसे किडनैप किया था और फिर इसे बेहोश कर दिया गया? लेकिन क्यों? अभी वो यही सब समझने में मसरूफ़ थी कि अचानक एक भारी आवाज़
उसे डराने का बायस बनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान पर हाथ उठाने की? कैसे की तूने इतनी जुर्रत कि तूने उसे छुआ कैसे? मेरा तो बस नहीं चलता कि उसे छूने वाली हवा का भी कत्ल कर दूं। तो तुमने उसको कैसे थप्पड़ मारा? क्योंकि उसे देखने और छूने और महसूस करने का हक सिर्फ मलिक फरमान के पास है, सिर्फ फरमान के पास। फरमान के हाथ में उस वक्त बहुत तेज चाकू था, जो हल्का हल्का हिलाते हुए वो जुनूनी अंदाज में बोलता हुआ हूर के करीब से करीब तर आ रहा था। वहीं हूर फरमान को देखकर शदीद खौफजदा हो गई थी। देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, किसी को हाथ नहीं लगाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। बंद करो अपनी बकवास बिल्कुल। फरमान की धाड़ पर हूर जो लगातार बोले जा रही थी अचानक चुप कर गई। वजह फरमान का गुस्से में हूर के सामने मौजूद टेबल पर चाकू मारना था। इसके अमल में इस कदर सख्ती थी कि चाकू टेबल में आधा अंदर घुस गया। आज कॉलेज में क्या तूने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था? तूने क्या सोचा मेरी जान का कोई मुहाफिज नहीं है जो तुझ जैसे 2 टके की लोनियां उसे हाथ लगाने की हिम्मत करेंगी? मारा कैसे तूने? फरमान चीखते हुए हूर के करीब आया और एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। थप्पड़ में इस कदर शिद्दत थी कि हूर जमीन पर जा गिरी और मुंह पर हाथ रखे सहम कर फरमान को देखने लगी, जो इस वक्त किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। और अब जोर जोर से चीखते हुए वो कमरे में टहलने लगा। लेकिन जैसे ही फिर से वो हूर की जानिब बढ़ा, वैसे ही वो खौफ से कांपते हुए बेहोश हो गई। पानी ला अमजद। फरमान के हुक्म पर अमजद ने पानी का जग उठाया और फिर इसे ज़मीन पर बेहोश पड़ी हूर के मुंह पर गिरा दिया। तो अगले ही पल वो हड़बड़ाकर खांसते हुए होश में आ गई। लेकिन फरमान के मिलने वाले हुक्म पर उसका दिल किया कि वो बेहोश होने की जगह मर ही जाती। ऐसा ही खौफ आ रहा था उसे इस वक्त। अमजद, सुना नहीं तूने? हाथ उठाकर रख इसके टेबल पर। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे ड्रामे बर्दाश्त करने का। तूने मेरी जान को हाथ लगाया था ना, अब मैंने तुम्हारे हाथ ही काट देने हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि मलिक फरमान की मोहब्बत को हाथ लगाने का क्या इंजाम होता है। फरमान लहू रंग नज़रों से हूर को देखते हुए उससे बोला, तो वो अपनी बंद हो रही सांसों के साथ गुटी गुटी आवाज़ में माफ़िया मांगने लगी। लेकिन ये भूल थी उसकी कि उसे माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि उसके सामने मलिक फरमान था, जो रहम नामी चीज़ से कोसों दूर रहता था। हूर की किसी मिन्नत समाजत पर कान धरे बगैर फरमान के इशारे पर अमजद ने तेज़ धार चाकू निकाल कर हूर के हाथ पर वार करने लगा। वो चाहता तो एक ही बार में उसका हाथ काटकर अलग कर देता, लेकिन ये बहुत आसान सी सज़ा थी मलिक फरमान के नज़दीक। तभी वो उसे पल पल अजियत देना चाहता था, इसलिए हूर के हाथ पर लगातार वार किए जा रहा था, जबकि वो दर्द से चीख चीख कर बेहोश हो गई थी। इस लड़की को एक सेकंड से पहले मेरी नज़र से दूर करो। मैं इस मनहूस की शक्ल नहीं देख सकता। घर के बाहर फेंक दो इसे। फरमान का हुक्म मिलते ही अमजद ने सर को हाँ में हिलाते हुए हूर को गाड़ी में फेंका। यूं ही कितनी देर हूर को थोड़ा सा होश आया तो वो घसीट घसीट कर दरवाजे के करीब जाते ही अपनी बाएं हाथ को दरवाजे पर मारने लगी, क्योंकि इसका दायां हाथ तो बिल्कुल बेकार हो चुका था। कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी उसे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जैसे ही हूर की माँ ने दरवाज़ा खोला, तो सामने अपनी इकलौती बेटी को इस अबतर हालत में देखकर वो सदमे से कितनी ही देर हिल न सकी, लेकिन उन्हें ही अपनी बेटी को संभालना था। तभी हूर की कराह पर उसे सहारा दिए जल्दी से अस्पताल ले गई, लेकिन हूर के हाथ को देखते हुए डॉक्टर्स को इसका हाथ काटना पड़ा। यानी मलक फरमान की ये थी सज़ा, जिसे हूर पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। एक दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को जब अबिहा वापस यूनिवर्सिटी गई, तो पूरी यूनिवर्सिटी में हूर वाला किस्सा एक वबा की तरह फैला हुआ था। तभी इस बात का इल्म अबिहा को भी हो गया। अबिहा आज हूर को बदला लेने के लिए ढूंढ ही रही थी, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो गई। साथ ही उसे हूर पर तरस आने लगा और वो यूं ही दुख की कैफियत में अपने क्लास की जानिब जाने लगी। आखिर वो अभी क्या कर सकती थी सिवाय अफसोस के। जो कि वो कर रही थी।